हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम आज शुरू करेंगे सीआरपीसी का पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए पार्ट सेकंड से शुरू करते हैं। आज सेक्शन नंबर 82 से शुरू करेंगे। 1 से लेके 80 तक हमने पार्ट वन में ख़त्म कर दिए थे। तो 82 में प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है। इफ कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant issued has absconded or concealing himself, so the warrant कैन नॉट बी executed। अगर कोई कोर्ट को लगता है या रीज़न टू बिलीव है कि कोई पर्सन जो है अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहा है या कंसील कर रहा है ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है एक रिटन प्रोक्लेमेशन उसके खिलाफ क्या कहते हैं इशू कर देगी, और जिसमें कि उसे कहा गया होगा कि वो एक अपीयर हो स्पेसिफाइड टाइम पे, ताकि वो स्पेसिफाइड टाइम पे अपीयर हो, नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। तो उस प्रोक्लेमेशन को इशू करने के विद इन 30 डेज के अंदर उस पर्सन को क्या कहते हैं कोर्ट में अटेंड होना पड़ेगा, कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है। प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। इसका जो सेकंड है इसमें आ जाते हैं पब्लिकेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। तो ये कैसे होगी कि एक तो पब्लिकली रीड करी जाएगी इन कंस्पिशियस प्लेस पे, ठीक है, किसी टाउन पे या फिर जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है वहाँ पे ये क्या कहते हैं पढ़ी जाएगी, या फिर कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगाई जाएगी, एफेक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, या फिर कोर्ट में लगाई जाएगी इसकी कॉपी एक। ठीक है। कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। ठीक है। या फिर जो है कोर्ट में आल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर। तो उसकी अगर कोर्ट को लगता है तो वो उसकी कॉपी जो है पब्लिश कर देगी डेली न्यूज़पेपर में भी। ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। सच पर्सन फेल टू अपीयर एट स्पेसिफाइड टाइम। अगर कोई क्या कहते हैं कोई पर्सन फेल हो जाता है तो fail to appear at specified time and place required by proclamation, court after making inquiry pronounce him proclaimed offender। तो अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं जो प्रोक्लेमेशन का क्या कहते हैं उसके खिलाफ नोटिस दिया गया था कोर्ट ने अपीयर होने का 30 दिन के भीतर भीतर, और अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कहते हैं कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या कहते हैं घोषित कर देगी। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इसमें प्रॉपर्टी के खिलाफ दे रखा है। अभी हमने पर्सन के खिलाफ पढ़ा, नेक्स्ट में है 83 में प्रॉपर्टी। तो इसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो प्रोक्लेमेशन पास हो गया 82 के अंदर। इसमें हमें दे रखा है कि प्रोक्लेमेशन जो है 82 के अंदर पास हो गया और रीज़न रिकॉर्ड कर दिए गए हैं राइटिंग में। और आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो जब प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा और वो तब भी नहीं आता है तो उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी, वो मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं जो अगर इसमें प्रोवाइडेड में दे रखा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ कोर्ट सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज द पर्सन इन रिलेशन टू whom प्रोक्लेमेशन इज इशूड। अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं एफिडेविट के द्वारा कि जो पर्सन अबाउट टू डिस्पोज के जो पर्सन जो भागने वाला है वो अपनी प्रॉपर्टी होली या फिर पार्ट में डिस्पोज करने वाला है, या फिर उसे क्या कहते हैं होली या फिर पार्टली रिमूव करने वाला है लोकल ज्यूरिडिक्शन से कोर्ट की, तो क्या कहते हैं उसके जो प्रोक्लेमेशन का जो नोटिस होगा उसके साथ साथ अटैचमेंट का भी नोटिस साथ के साथ ही कोर्ट पास कर देगी। ठीक है। इफ़ प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इन डेब्ट और मूवेबल, तो डेब्ट में है तो उसकी सीजर कर लेगी, अपॉइंटमेंट का रिसीवर होगा और रिसीवर का अपॉइंटमेंट होगा, और ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है। इफ़ प्रॉपर्टी अटैच्ड इज डेब्ट शैल बी मेड। तो फिर इसमें आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टी अटैच्ड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट टू बी मेड थ्रू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच
लैंड इज सिचुएटेड। तो अगर क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो अटैचमेंट करी जा रही है, तो वो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट द्वारा अटैच की जाएगी और उसमें क्या कहते हैं वो उसका पोजेशन ले लेगा या फिर रिसीवर का अपॉइंटमेंट करेगा जो भी ऊपर पड़ा था, या फिर उसकी डिलीवरी पे प्रोक्लेमेशन कर देगा। और इन चारों में से कोई से भी दो मेथड का कोड जो है यूज़ कर सकता है। प्रॉपर्टी अटैच्ड, अगर प्रॉपर्टी जो है लाइव स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर का है तो उसकी इमीडिएट सेल करवा देगा मजिस्ट्रेट ऑर्डर के द्वारा। और पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रिसीवर, जो इसमें पावर और ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर होंगी वो क्या कहते हैं सीपीसी के तहत जो अपॉइंटमेंट होता है उसी के तहत इसका अपॉइंटमेंट होगा। 84 में आ जाते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। तो अगर मान लो कोई पर्सन को पहले हमने क्या कहते हैं प्रोक्लेमेशन दे दिया, प्रोक्लेमेशन देने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन करता है तो वो हमें 84 में बताया गया है। तो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन मेड टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने के भीतर भीतर उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्लेम या ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के खिलाफ जो अटैच की गई है। ऑफ सच अटैचमेंट एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अलावा कोई अदर पर्सन 6 महीने के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी अटैच करी गई है उस पर क्लेम या ऑब्जेक्शन करता है ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, कि उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट है। तो सच इंटरेस्ट इज़ नॉट लायबल टू अटैचमेंट। तो उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से लायबल नहीं होगी जो उस पर्सन का इंटरेस्ट है। और जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है वो भी अलाउ या डिसअलाउ करा जा सकता है अगर रीजनेबल ग्राउंड मिल जाते हैं तो। प्रोवाइडेड डेथ ऑफ क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें दे रखा प्रोवाइडेड में कि अगर क्या कहते हैं क्लेम किया गया है और जो क्लेमेंट था वो मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी मेड, आगे आ जाते हैं। सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड बाय कोर्ट प्रोवाइडेड इफ इट इज क्लेम इन कोर्ट ऑफ सीजीएम ही मे मेक इट ओवर टू डिस्पोजल ऑफ एनी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। तो अगर क्या कहते हैं कोई सीजीएम की कोर्ट में अगर कोई क्या कहते हैं ये केस आया है और क्लेम और ऑब्जेक्शन किया जाता है तो सीजीएम चाहे तो किसी भी सबॉर्डिनेट को अपने वो उसे फॉरवर्ड कर सकता है और फॉरवर्ड करने के बाद जो सबॉर्डिनेट है वो उस केस का ट्राई करेगा। एनी पर्सन क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो इसमें दे रखा है कि किसी पर्सन ने क्लेम और ऑब्जेक्शन करा और उस पर्सन का क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है डिसअलाउ कर दिया गया और उस पर्सन को डिसअलाउ किए हुए अभी 1 साल ही हुआ है तो सच ऑर्डर इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट। तो वो पर्सन जो है सूट क्या कहते हैं फाइल कर सकता है कि उसका राइट जो है उस प्रॉपर्टी में दिया जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। अब आ जाते हैं 85 में। सेक्शन नंबर 85 में आ जाते हैं। हमारा क्या कहते हैं जहाँ तक होगा हम वहाँ तक इसको आज में ख़त्म कर लेंगे। जहाँ तक है 150 या 160 तक हम इसे आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 85 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या कहते हैं अगर जो प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है तो उसका सेल या रिलीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। जल्दी से आ जाए 85। तो इसे 90, 87, 86, 85। तो इसमें जो क्या कहते हैं विद इन दी स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर क्या कहते हैं कोर्ट ने स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट में और क्या कहते हैं पर्सन जो है अपीयर नहीं होता है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट
तो क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसे बेच देगी अनटिल 6 महीने, उसका 6 महीने और इंतज़ार करेंगे और उसको क्या कहते हैं, बेच देगी स्टेट गवर्नमेंट। इफ़ विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, तो अगर 2 साल हो जाते हैं, 2 साल के बाद, और वो क्या कहते हैं, वो वॉलेंट्री आ जाता है या फिर पुलिस उसे पकड़ के ले आती है कोर्ट के सामने, और वो प्रूव कर देता है कोर्ट को कि वो ने भागने की कोशिश नहीं करी थी या फिर अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करी थी, फॉर द पर्पज़ ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के एग्जीक्यूशन में उनने अपने आप को छुपाने की कोशिश या भागने की कोशिश नहीं करी थी, और वो कोर्ट के सामने प्रूव कर देता है, और ये प्रूव कर देता है कि उसके पास कोई ऐसा प्रोक्लेमेशन का नोटिस आया ही नहीं था। तो क्या कहते हैं, जो जो भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी गई होगी वो उसे क्या कहते हैं, वापसी मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 87 में आते हैं। इसमें है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें सेक्शन 87 है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। तो इसमें दे रखा है कि कोर्ट में इशू समन फॉर अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन। तो कोर्ट क्या कहते हैं, किसी को भी समन भेज सकती है उसकी अपीयरेंस के लिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजंस इन राइटिंग अ वारंट फॉर अरेस्ट। तो क्या कहते हैं, पहले तो वो उसको अपीयरेंस के लिए पर्सन को बुला सकती है, और अगर चाहे तो वो वारंट भी इशू कर सकती है, और उसमें उस कोर्ट को अपने जो रीज़न है वो राइटिंग में लिखने होंगे। और वो किन किन मामलों में बुला सकती है, कि कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव कि वो जो पर्सन है जिसे समन इशू किए गए हैं वो एब्सकॉन्ड कर देगा या फिर समन का पालन नहीं करेगा, तो वो वारंट इशू कर सकती है समन के साथ साथ। इन ल्यू ऑफ, इसमें दे रखा है ना, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू, तो इसके वारंट के साथ साथ समन भी इशू कर सकती है इन मामलों में, कि कोर्ट को लगता है कि अगर वो पर्सन भाग जाएगा या फिर समन को ओबे नहीं करेगा तो वो उसमें क्या कहते हैं, वारंट वारंट समन के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकती है। समन प्रूव टू बी ड्यूली सर्व्ड इन टाइम एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। तो क्या कहते हैं, अगर समन क्या कहते हैं ड्यूली प्रोड्यूस कर दिया गया है, ड्यूली सर्व कर दिया गया है, और जो पर्सन है उसने क्या कहते हैं वो अपीयर नहीं हुआ है, और वो अपीयरेंस का कोई क्या कहते हैं रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पाता है, तो उसको उसके खिलाफ वारंट इशू कर दिए जाएंगे। सेक्शन 88 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो कोर्ट जो है जिस भी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो उससे बॉन्ड भरवा लेगी अपीयरेंस के। अब आते हैं 89 में, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो इसमें 89 में दे रखा है कि अगर कोई पर्सन बॉन्ड का ब्रीच कर देता है या फिर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या कहते हैं, उसे उसको उसके खिलाफ वारंट इशू कर देगी, और उस पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। सेक्शन नंबर 91 है इसमें, चैप्टर नंबर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है सेक्शन 91, समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग। तो इसमें अब डॉक्यूमेंट की बात चल रही है, डॉक्यूमेंट या फिर कोई थिंग के बारे में। तो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें किन किन डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हैं, कि जो भी डॉक्यूमेंट जो है नेसेसरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस ऑफिसर इसको डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है, या फिर कोर्ट जो है समन इशू कर सकती है, और समन जो है सच ऑफिसर इन राइटिंग टू पर्सन इन हुज सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी अटेंड। तो कोर्ट क्या कहते हैं, समन इशू कर सकती है उस पर्सन के खिलाफ जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट या थिंग है, और वो उसे प्रोड्यूस करेगा कोई स्पेसिफिक टाइम जो कोर्ट इसमें समन में स्टेट करेगी। और इसमें बताया गया है कि सेक्शन 123 और 124 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो इस सेक्शन में नहीं लगते हैं। टेलीग्राम के ऊपर, लेटर के ऊपर नहीं लगते हैं, बैंकर्स बुक एविडेंस के ऊपर ये नहीं लगते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 92 में। इसमें हमें सेक्शन 92 में लेटर्स और टेलीग्राम के बारे में बता रखा है। तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग है जो कि टेलीग्राफ या पोस्टल अथॉरिटी के पास है, तो डीएम, सीजेएम या फिर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के जज फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है, तो वो क्या कहते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं उस पर्सन को, तो उस क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग को। अगर क्या कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्टल अथॉरिटी के पास है, और डीएम, सीजेएम या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है,
और इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो पोस्टल अथॉरिटी से इस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं। अब आ जाते हैं सर्च वारंट पे। सेक्शन 93। सेक्शन 93 में हमें बता रखा है कि सर्च वारंट व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। तो सर्च वारंट कब इशू किए जाएंगे? द कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव अ पर्सन टू हुम समन और ऑर्डर और रिक्विजिशन adheres will not produce the document or thing required by such summon और रिक्वेजिशन। तो अगर कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है कि कोई पर्सन जो है उसे समन भेजा गया, और वो जो पर्सन जो है वो उस समन भेजा गया और उस समन भेजने के बाद भी क्या कहते हैं वो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कोर्ट जो है उसके खिलाफ सर्च वारंट इशू कर सकती है। वेयर सच डॉक्यूमेंट नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन है। और इसमें जो दूसरा दे रखा, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। तो कोर्ट में इशू सर्च वारंट, तो कोर्ट इन मामलों में सर्च वारंट इशू कर सकती है कि कोर्ट को जब पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट मतलब किस पर्सन के पास है, तो वो एक जनरल सर्च वारंट दे सकती है। ठीक है। फॉर कोर्ट में स्पेसिफाई इन वारंट अ पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट टू बी सर्च्ड। तो अगर क्या कहते हैं ऊपर हमें वन में तो दे रखा था कि कोर्ट क्या कहते हैं जनरल सर्च वारंट दे सकती है अगर चाहे तो, और सेकंड में हमें दे रखा है कि कोर्ट अगर चाहे तो पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी कोई सर्च वारंट दे सकती है। ओनली डीएम एंड सीजीएम ग्रांट अ वारंट टू सर्च अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो जो डीएम सीजीएम होते हैं वो इन्हीं के पास ये अथॉरिटी है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकें किसी डॉक्यूमेंट या पार्सल जो कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 94 में। सेक्शन 94 हमें बता रहा है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फोर्ज डॉक्यूमेंट। तो किसी ऐसी क्या कहते हैं किसी ऐसी जगह का सर्च करना जो कि सस्पेक्टेड है कि उस जगह पे स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट है। तो इसमें डीएम, एसडीएम, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन तीनों को लगता है कि यार के इस जगह पे स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट है, तो वो उसमें सर्च वारंट इशू कर सकती है कि उसमें क्या कहते हैं उस जगह पे एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि और उस क्या कहते हैं जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन ले सकते हैं और उस क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को कन्वे कर सकते हैं टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट। और क्या कहते हैं कि उस जो क्या कहते हैं चीज़ है जिसका भी सर्च वारंट इशू किया गया था, तो उसे वो कस्टडी में लेगा और मजिस्ट्रेट के सामने उसे दिखाएगा। और इसमें जो दे रखा है वो पुलिस ऑफिसर जो है कांस्टेबल से अबव होना चाहिए जो सर्च करने जाएगा। और इसमें जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल दे रखे हैं, इसमें ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल दे रखे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो होते हैं वो काउंटरफिट कॉइन, पीस ऑफ मेटल, काउंटरफिट करेंसी, फोर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग सच ऑब्सनेबल आर्टिकल। ये सब ऑब्ससीन आर्टिकल में आते हैं जिनके खिलाफ सर्च वारंट इशू किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 95 में, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। तो इसमें बता रखा है कि जो सर्टेन पब्लिकेशन है उन्हें फॉरफिट कर दिया जाए और उनके खिलाफ सर्च वारंट भी निकाला जा सकता है। तो कोई न्यूज़पेपर, बुक या कोई डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करी गई है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, जैसे सेडिशन का मामला है 153A, 153B, 292 ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें अगर हैं, और तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं अपने ग्राउंड स्टेट करेगी और उसकी जो क्या कहते हैं सारी जो कॉपी है, एक एक कॉपी, एवरी कॉपी उसे फॉरफिट कर देगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक हो या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कैसा भी डॉक्यूमेंट हो। और पुलिस ऑफिसर जो है इन सब चीज़ों को सीज़ कर देंगे और स्टेट गवर्नमेंट देगी इसमें। और इसमें क्या कहते हैं एनी मजिस्ट्रेट बाय वारंट ऑथराइज पुलिस नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर। तो इसमें मजिस्ट्रेट जो है बाय वारंट किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है
कि किसी जगह पे सर्च करें और जहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को सीज कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं 96 पे। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फीचर। तो इसमें अभी जो हमने फॉर फीचर का जो अभी ऊपर सेक्शन 95 में पढ़ा, इसमें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उस फॉर फीचर को हटा दिया जाए। तो एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फीचर वाज मेड विद इन 2 months ऑफ डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि कोई 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 क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर, बुक या डिक्लेरेशन को फॉरफीट कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, और कोर्ट, उस कोर्ट के ऑर्डर के 2 महीने के भीतर भीतर कोई पर्सन आता है और कहता है, और पर्सन क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि जो ये जो क्या कहते हैं फॉरफीट करा गया है, इन सब में कोई ऐसा मैटर नहीं था। तो इसमें 3 से ज़्यादा जजों की क्या कहते हैं एक वो बिट बनाई जाएगी हाई कोर्ट में, क्या कहते हैं स्पेशल बेंच, जिसमें कि 3 या 3 से ज़्यादा जज होंगे। और इसमें क्या कहते हैं मेजॉरिटी में फिर वो दिया जाएगा डिसीजन, और अगर लगता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर नहीं, हाई कोर्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो वो उसे डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फीचर को ऐसे ही करे रखेगा। और जब क्या कहते हैं प्रोसीडिंग होगी तो उस न्यूज़पेपर को दिया जाएगा, उस न्यूज़पेपर को एविडेंस के रूप में दिया जाएगा। सेक्शन 97 आते हैं, जिसे हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। पर्सन, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, कि कोई रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन है, उसको सर्च किया जा रहा है। तो डीएम, एसडीएम और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास रीज़न टू बिलीव है कि कोई पर्सन जो है कन्फाइन किया गया है, या फिर कन्फाइनमेंट अमाउंट टू अन ऑफेंस के, या फिर उसके खिलाफ कोई ऐसा कन्फाइनमेंट किया गया है जो कि एक ऑफेंस है, तो इशू वारंट, तो सर्च वारंट इशू कर देगी उस पर्सन के लिए कि उस पर्सन को ढूंढ के लाओ। और अगर क्या कहते हैं वो पर्सन मिल जाता है जिस पर्सन के खिलाफ सर्च वारंट इशू करे गए थे, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, 98 में आ जाते हैं, पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल। तो इसमें अबडक्टेड फीमेल्स के बारे में बताया गया है। इसमें अभी ऊपर कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया था, इसमें अबडक्टेड फीमेल्स के बारे में बताया गया है कि अगर कोई कंप्लेन करी जाती है कि कोई अनलॉफुल डिटेंशन हो गई है वुमेन की, या फिर फीमेल है 18 से अंदर अंदर की, और अनलॉफुल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, तो डीएम, एसडीएम या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इमीडिएट रेस्टोरेशन का कि उस वुमेन को उसकी लिबर्टी उसे वापस उसे आज़ाद किया जाए, और उस क्या कहते हैं उसे आज़ाद किया जाए, और उसके बारे में ये ऑर्डर निकाल सकते हैं। और अगर पुलिस को लगता है कि फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी, तो पुलिस फोर्स भी यूज़ कर सकती है। और उसे, जो फीमेल है, उसको उसके माता पिता या हस्बैंड के पास उसे पहुंचा दिया जाएगा। 99 में डायरेक्शन है कि सर्च वारंट कैसे डायरेक्ट किए जाएंगे। इसमें हमें ये सारे सेक्शन दे रखे हैं, ये सारे सेक्शन इन सर्च वारंट पे भी अप्लाई होते हैं। सेक्शन नंबर 100, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। तो इसमें क्लोज्ड प्लेस के बारे में बता रखा है, एनी पर्सन लायबल टू सर्च और इन्वेस्टिगेशन एनी पर्सन हाउस ऑन डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर और पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वारंट अलाउ हिम टू फ्री इनग्रेस एंड सर्च देयर इन। तो कोर्ट अगर क्या कहते हैं किसी पर्सन के क्लोज प्लेस के किसी घर के खिलाफ वारंट इशू, सर्च वारंट इशू कर देती है, और वो पुलिस ऑफिसर जाता है, और पुलिस ऑफिसर जाके कहता है कि ये वारंट है, और उस वारंट को उसे दिखाता है, और दिखाने के बाद कहता है कि तुम्हारे घर के खिलाफ ये सर्च वारंट इशू किया गया है और हमें ये सर्च करना है, तो जो पर्सन है उसे अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, कोई भी वो, इफ़ इनग्रेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट में इन ब्रेक इनटू द हाउस। तो अगर क्या कहते हैं वो पर्सन उसे अंदर आने की कोशिश, अंदर आने नहीं देता है ना, तो क्या कहते हैं जो पुलिस ऑफिसर है वो तोड़ के गेट तोड़ के अंदर घुस सकता है। एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट अ पर्सन सर्च शुड बी मेड एंड पर्सन मस्ट बी सर्च। तो अगर लगता है कि उस जिसके खिलाफ सर्च वारंट इशू हुआ है उसने कोई पर्सन छुपा रखा है अपने घर में, तो उस पर्सन को भी ढूंढा जा सकता है।
ठीक है, इसमें आगे आते हैं, अगर कोई पर्सन जो है वो वुमेन है, अगर जो इसमें जो पर्सन है जिसे सर्च किया जा रहा है तो वो वुमेन है, तो उसको विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड ऑफ डिसेंसी के साथ सर्च किया जाएगा। बिफोर सर्च, टू और मोर इंडिपेंडेंट रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट ऑफ लोकेलिटी विद इन सच प्लेस सिचुएटेड टू अटेंड एंड विटनेस द सर्च। तो इसमें बताया गया है कि सर्च से पहले दो इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप जो है हम ये सर्च कर रहे हैं और आप इसके विटनेस बनिए। और सर्च जो है उन विटनेस के सामने होगी और जो ऑफिसर है वो एक लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या चीज़ें सीज करी गई हैं इसमें। और नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट। तो इसमें जो भी पर्सन जो होंगे जो सर्च का विटनेस बने हैं तो वो उनकी कोर्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें स्पेशली समन करके बुलाया गया तो ही वो आएंगे, वरना उनकी जनरल कोई ज़रूरत नहीं है। और जो घर में जो ऑक्यूपेंट है, ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च टू बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग सर्च एंड अ कॉपी ऑफ लिस्ट साइंड बाय विटनेस डिलीवर टू सच ऑक्यूपेंट। तो ऑक्यूपेंट जो जिस घर में जो रहता है उस घर के अगर सर्च किया गया है तो उसको एक, और जो भी चीज़ें सीज करी गई हैं तो पुलिस ऑफिसर एक लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट को विटनेस साइन करेंगे और वो ऑक्यूपेंट भी साइन करेगा और वो लिस्ट क्या कहते हैं ऑक्यूपेंट को दे दी जाएगी। एनी पर्सन सर्च लिस्ट ऑफ थिंग टेक इन पोजेशन बी प्रिपेयर्ड अ कॉपी टू बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेज और नेग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च ऑफेंस 187 आईपीसी। तो अगर वो क्या कहते हैं विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज़ करता है कोई विटनेस सर्च को अटेंड करने की तो वो 187 आईपीसी के तहत पनिशेबल होगा। अब आ जाते हैं 102 पे डायरेक्ट मिसलेनियस। इसमें है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो सर्टेन प्रॉपर्टी सीज कर सकता है जो कि स्टोलन है या फिर सस्पिशन क्रिएट कर रही है कि उसने उस प्रॉपर्टी से कोई ऑफेंस हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर को अगर कोई रिपोर्ट मिलती है तो वो सीज करके इसको मजिस्ट्रेट के सामने, इस प्रॉपर्टी को मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाएगा। और प्रॉपर्टी सीज कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू कोर्ट गिव कस्टडी टू एनी पर्सन। तो अगर क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि उसे कन्वीनियंटली सही से मतलब आराम से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, तो उस ऐसे पर तो पुलिस ऑफिसर जो है किसी एक ऐसे पर्सन को उसकी देख रेख करने के लिए दे देगा, किसी ऐसे पर्सन को देख रेख करने के लिए दे देगा और बॉन्ड भरवा दिए जाएंगे ताकि अगर कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी इस टाइम प्रोड्यूस होनी चाहिए तो वो पर्सन क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर देगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर प्रॉपर्टी सीज्ड इज स्पीडी और नेचुरल डिके। तो स्पीडी और नेचुरल डिके की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे क्या कहते हैं बेच दिया जाएगा। द वैल्यू इज लेस देन, ठीक है, तो स्पीड और नेचुरल डिके की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे बेच दिया जाएगा। 103 में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। तो मजिस्ट्रेट जो है अपनी प्रेजेंस में भी सर्च करवा सकता है। ठीक है, 106 में आ जाते हैं। 106 हमें बता रहा है डेफिनेशन। तो 106 चैप्टर नंबर 8 इसमें आ जाती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। तो इसमें सिक्योरिटी मांगी जाती है किस बारे में कि अगर वो क्या कहते हैं पीस जो है ख़राब कर रहा है तो इसमें सिक्योरिटी ली जाती है। तो सेशन कोर्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर देते हैं, ठीक है, कन्विक्ट होने के बाद जब उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो सज़ा पूरी होने के बाद उसे कोर्ट जो है 3 साल तक मिनिमम क्या कहते हैं बॉन्ड भरवा देगी। और बॉन्ड भरवाने के बाद उसे 3 साल तक क्या कहते हैं बॉन्ड भरने के 3 साल तक उसे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का बॉन्ड उससे भरवा सकते हैं 3 साल के लिए जब उसका कन्विक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें बता रखा है कोई अगर ऑफेंस है जो चैप्टर 8 में आ रहा है या फिर असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करी गई है या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या फिर ब्रीच ऑफ पीस का कोई भी अगर होता है
अगर कोई पर्सन करता है और उसका कन्विक्शन हो जाता है, तो उसके कन्विक्शन के बाद उसे क्या कहते हैं, ये बॉन्ड देना पड़ेगा। और अगर क्या कहते हैं कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो जाता है किसी अपील द्वारा, तो जो क्या कहते हैं वो जो बॉन्ड है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, 107 में आ जाते हैं अब, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अभी तो हमने कन्विक्शन में पढ़ा था, इसमें है अदर केसेस। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट होने वाला है, तो रिक्वायर तो उस पर्सन को वो बुलाएगा और कहेगा कि तुम्हारे खिलाफ बॉन्ड क्यों नहीं भरे जाएं, और वो बॉन्ड जो है 1 साल तक के होंगे। 108 में हमें दे रखा है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर ओरली या फिर राइटिंग में या फिर किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है, या फिर उसे रीज़न टू बिलीव है कि ये जो है ये पर्सन सही तरीके का नहीं है, तो और और कोई क्या कहते हैं पब्लिकेशन है जो सेडिशियस तरीके की है, या फिर मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपटिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन। तो इसमें कोई अगर पर्सन है जो उसको गुड बिहेवियर के लिए क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट बुलाएगा कि आप बताइए कि आपका क्या कहते हैं ये सिडिशियस तरीके की आपने ये पब्लिकेशन करी है, या फिर जो भी ऊपर के मैटर थे, या फिर राइटिंग में उसे रिपोर्ट मिली है, या फिर कोई वो सेल कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्सीन मैटर, तो बताइए कि आपको बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, और वो बॉन्ड क्या कहते हैं 1 साल का होगा। इसमें बताया गया नो प्रोसीडेंट टू बी टेकन अगेंस्ट एडिटर, प्रोपराइटर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर जो भी एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर या फिर कोई भी वो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, वो उनके उनके खिलाफ गुड बिहेवियर का बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 109 में, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। तो सस्पेक्टेड पर्सन से भी गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरवाया जा सकता है अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ही इज़ डूइंग अ व्यू ऑफ कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, के वो जो पर्सन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो उस पर्सन को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरिए जो कि 1 साल तक का होगा। 110 में हमें बता रखा सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हमें बता रखे हैं 110 में। तो इसमें ये होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन जो है वो चोर है या फिर हाउस ब्रेकर है या फिर थीफ है या फिर क्या कहते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी रखता है या किडनैपिंग करता है, एबडक्शन करता है, चीटिंग करता है या ब्रीच ऑफ पीस वो करता रहता है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। ठीक है, या फिर एडल्ट्रेशन ऑफ फूड या ड्रग्स करता है, तो उस ऑर्डर के उस पर्सन के खिलाफ बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे। उस पर्सन से पूछा जाएगा कि आप क्या कहते हैं डिफेंस दीजिए, और वो बॉन्ड क्या कहते हैं मिनिमम 3 साल तक के होंगे। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।